और बीजेपी ने चिदंबरम के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बयानबाजी बंद करे। सत्ता में रहते हुए चिदंबरम ने इकोनॉमी का क्या हाल किया, ये सभी जानते हैं। सरकार में थे तो इकोनॉमी का क्या बुरा हाल किया था। उनको जो सलाह अपनी है, वो जब सरकार में थे तो वो किसी की सलाह लेते नहीं थे, और जब सरकार से बाहर हैं तो रोज एक नई सलाह देते हैं। हमारी सरकार इस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जितने कदम उठाना चाहिए वो उठा रही है। बस कांग्रेस बयानबाजी बंद कर दे तो वो देश के हित में होगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। वैक्सीन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या क्या कहा, तफसील से बता रहे हैं डे न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव। रोनी के यूटी मॉल में इस समय काथू वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। सत्येंद्र जैन साहब भी हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। तो वैक्सीनेशन तमाम तरह से जो बातें हो रही हैं सर, अभी तक ये जो ड्राइव चल रहा है, क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि जनता बड़ी खुश है इससे? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दिल्ली सरकार सबको फ्री लगाने को तैयार है, तो आप जितनी वैक्सीन है पहले तो राज्य सरकारों को दे दो ना, हम फ्री में लगा देंगे। अगर लगाने की कैपेसिटी हमारे पास ना हो तब दो ना। ग्लोबल टेंडर की भी आप लोग ने बात की थी, 7 तारीख तक निकाला, क्या कोई कंपनी आई नहीं आई? अभी 7 तारीख तक होगा ना। अभी कुछ आई नहीं आई अभी तक कोई नहीं है। क्या उम्मीद क्या लग रही है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कब तक चल पाएगा? देखिएगा, ये जब केंद्र सरकार चाहेगी तभी चल जाएगा। अभी वो चाह नहीं रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनियां कमा ले कुछ, तो प्राइवेट कंपनियों को कमाने का मौका दे रहे हैं। क्योंकि जैन साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कोवैक्सीन नहीं लगाई, सेकेंड डोज का समय निकल गया, जो एडिशनल समय है वो भी निकल गया, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक वैक्सीन 150 रुपये की है, जो केंद्र सरकार को 150 रुपये मिलती है, उसके अंदर भी उनको लगभग 30-40% का फायदा है। वही वैक्सीन राज्य सरकार को एक कंपनी 300 की दे रही है, एक कंपनी 400 को दे रही है, प्राइवेट को एक कंपनी 600 की दे रही है, एक कंपनी 1050 रुपये की दे रही है। तो अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका दिया गया है कि भाई आप 1 महीना 1.5 महीना खूब कमा लो। तो जिस हिसाब से बीजेपी है एलिगेशन लगा रही है रेमडेसिविर का स्कैम का लेकर, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, रेमडेसिविर तो क्या डिमांड खत्म हो गई, अभी तो वैक्सीन का घोटाला चल रहा है जो बीजेपी कर रही है। तो क्या लगता है कि अब उसकी आवाज आप लोग उठा रहे हैं? उठा तो रहे हैं, आपसे पूछ रहे, मैंने बता रहा हूँ, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि घोटाला कर रहे हैं भाई। घोटाला ऐसा लगता है सामने आएगा? सामने सबको पता है, बताने की जरूरत क्या है। सामने कैसे लाएंगे, आप दिखा देना अपने टीवी पे, सबको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये थे सत्येंद्र जैन साहब, जिनका साथों पे कहना है कि लगातार जिस हिसाब से स्कैम हो रहा है, ये स्कैम के जरिए ही ये पूरा बीजेपी कर रही है, और हम सेंटर से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जो वैक्सीनेशन की जरूरत है जनता को दिल्ली की, वो वैक्सीनेशन मुहैया कराए। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब बात पंजाब की। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसके लिए कांग्रेस हाईकमान पार्टी में मचे घमासान को सुलझाने के लिए 3 दिनों से सियासी मंथन में जुटी हुई है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू सहित 2 दर्जन विधायक और मंत्रियों के 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपनी बात रखने के बाद बारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मची कलह में कांग्रेस वर्तमान और भविष्य की लीडरशिप की मझधार में फंसी हुई है। इस बीच कैप्टन दिल्ली पहुंच चुके हैं, और कल पहले इस मुद्दे को देख रही कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होने के बाद वो कल शाम तक कांग्रेस आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। मची हुई है, उसके मद्देनजर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी 4 दिन से लगातार पंजाब कांग्रेस के विधायकों और पंजाब के कांग्रेसी सांसदों से मुलाकात कर रही है। और अब बारी है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात करने की। अमरिंदर सिंह गुरुवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में कपूरथला हाउस में रुके हुए हैं। यहां पहुंचने के बाद से ही अमरिंदर सिंह लगातार अपने समर्थक विधायकों और सांसदों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। संभावना है कि शुक्रवार के दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कमेटी से मुलाकात करेंगे, और जो बगावत के स्वर उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, या जो उनकी शिकायतें इस कमेटी के सामने विधायकों और सांसदों ने रखी हैं, उन पर अपनी राय और अपना पक्ष वो इस कमेटी के सामने रखेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जब रिपोर्ट सौंपेगी तो क्या हल निकलता है पंजाब कांग्रेस में मची इस खींचतान का, क्योंकि अगले ही साल पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं और कांग्रेस पंजाब में सत्ताधारी पार्टी है। और दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह कल आलाकमान से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इससे पता चलेगा कि आखिर पंजाब की स्थिति को लेकर क्या कुछ होने वाला है।
में कोई समिति के साथ बातचीत करने का सवाल है, वो बातचीत गोपनीय है। जो भी उन्होंने पूछा, जो भी मैंने कहना था, मैंने उनके समक्ष रख दिया। पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु हमारा कहना ये है कि जिस समय कोविड-19 चरम सीमा पर है, और पंजाब के अंदर तो चरम सीमा पर ही है, वहाँ लोग पीड़ित हैं। जो वेंटिलेटर सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो इंस्टॉल तक अभी तक नहीं हुए हैं। जो वैक्सीन की प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वो वहाँ पे कोई प्लान नहीं हो रही है। वैक्सीन जा रही है, वहाँ खराब हो रही है वहाँ पर। जब सरकार का ध्यान जनता की जान बचाने के लिए हो, ये कांग्रेसी आपस की सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 1.5 साल से हम कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं, और 1.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जनता वहाँ की कोरोना से बच सके। लेकिन अंदरूनी लड़ाई है, और ये लड़ाई कोई इनकी खास लड़ाई नहीं है। लड़ाई इनकी 85% वाली है। जो राजीव गांधी कहा करते थे, 85% नीचे जाता है। वहीं इस मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। हालांकि नवजोत कौर के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि आलाकमान विवाद का हल निकाल लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धू की जिम्मेदारी है कि कोरोना संकट के दौरान जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसे बखूबी निभाते रहें। देखो, जो मीटिंग कर रही है हाईकमान, उम्मीद है कि होगा, और मेरे ख्याल से सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, और सारी पार्टी ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एड्रेस करना चाहिए। नवजोत सिद्धू is blaming CM for not ensuring justice। सीएम साहब आ रहे हैं, पर आई डोंट नो किस लिए अपनी मीटिंग नवजोत सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में, और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे हैं जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमान। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। लेकिन कुछ मौका परस्त निजी अस्पतालों ने इस आपदा में भी लोगों के आंसुओं को दरकिनार करते हुए अपनी जेबें गर्म करने का काम किया है। ये तस्वीर उन बिलों की है जो मरीजों के ऊपर मढ़ दिए गए। वो मरीज जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगे हुए थे, जद्दोजहद कर रहे थे। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे अस्पताल कहते हैं, और ये कहते हैं कि इनकी दीवारों के पीछे भगवान बसते हैं। कोरोना के काल में कई अपनों को खोने वाले लोगों का दर्द लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्द भी हैं, कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो कि इन दीवारों के पीछे बैठे पैसे के लालची लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। मरीजों का खर्च का भुगतान, यानी कि बिल के भुगतान के लिए कई लाखों का बिल जो है वो रिश्तेदारों के हाथ में थमाने वाले पंचकुला के इस अस्पताल यानी कि पारस अस्पताल के खिलाफ इस समय शिकायतों का दौर चल रहा है। किसी के हाथ में 19 लाख का बिल, तो किसी के हाथ में 4 लाख का। कोई 7 लाख की पर्ची लिए घूम रहा है, तो किसी ने अपनी जमीन सिर्फ इस बात को लेकर बेच दी कि उसे इस अस्पताल का बिल भरना था और अपने पिता को यहां से छुट्टी करवानी थी। जी हां, इस समय हरियाणा सरकार की ओर से कमेटियों का गठन किया गया है जो कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट की, ऑडिट की जांच कर रही हैं। इस समय पारस अस्पताल के खिलाफ कई शिकायतें हैं, जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मोर्चा खोला गया है। वहीं कई परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को बचाने के लिए कई लाख का बिल इस अस्पताल में अदा कर दिया। 200 गुना ज्यादा पेमेंट लेकर लोगों को बचाने का दावा करने वाले इन दीवारों के पीछे बैठे उन झूठे भगवानों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनका दिल उन परिवारों के दर्द को देखते हुए, उनके आंसुओं को देखते हुए भी नहीं पसीजा। ऐसे में देखना यही होगा कि इस तरह के पैसे के लालची, मौका परस्त, जेबें गर्म करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।
जमीन किसी किसान के लिए सबसे प्रिय चीज होती है। जमीन पर जब आती है तो किसान कुछ भी कर जाता है, लेकिन कोरोना के संकट में इलाज के लिए भर्ती हुए मंजीत सिंह को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई। पेशे से मैकेनिक मंजीत के पिता को पीठ दर्द की शिकायत के बाद पंचकुला के पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां कोविड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद शुरू हुआ लूट का खेल। केवल 4 दिन के अस्पताल दाखिले का बिल 5 लाख रुपए बना दिया गया। मार्केट में मिलने वाला 14,000 का इंजेक्शन 32,000 रुपए के हिसाब से लगाया गया और 3 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव भी कर दी गई, लेकिन 5 लाख के भुगतान के बिना डिस्चार्ज नहीं किया गया। इसके लिए मंजीत ने अपनी जमीन बेचकर अस्पताल के 5 लाख के बिल का भुगतान किया। अस्पताल छुट्टी कराने की एवज में लगातार पैसा मांग रहा था, तो ऐसे में मंजीत क्या करता? मंजीत ने अपनी जमीन बेची, उससे जो पैसे आए उससे अस्पताल का भुगतान किया। मंजीत मेरे साथ है। मंजीत, ये लूट है कि 4 दिन में 5 लाख रुपया, क्या हुआ था? कैसे आप अस्पताल में गए थे और क्या कुछ वहां पर तस्वीर आपने देखी? मेरे पापा को 21 तारीख को कमरे में दर्द हुआ जी। 21 तारीख को शाम को मैं पिताजी को लेके पारस हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर लिया। वहाँ पे एडमिट होने के 2 दिन बाद उन्होंने कोरोना पॉजिटिव निकाल दिया और मेरे पिता को उन्होंने इंजेक्शन लगाए जी, कमर के दर्द के लिए ना, पीठ के दर्द के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए। जो इंजेक्शन मार्केट में 15-16 हज़ार रुपये का है, वो उन्होंने मेरे को 32,000 रुपये का लगाया जी। और 15-16 से भी वो कम का इंजेक्शन है, वो 7-8 हज़ार रुपये में इंजेक्शन मिल रहा है मार्केट में जी। तो उस टाइम मैंने पता किया, मेरे को नहीं मिला वो, पर लेकिन अब मैंने उसको देखा, ये आप देख सकते हैं फ़ोन में, ये इंजेक्शन 15,000 रुपये का है, वैसे ये 8,000 रुपये का भी मिल रहा है जी। कितने इंजेक्शन 32,000 के हिसाब से लगाए? ये 32,000 के हिसाब से उन्होंने मेरे को 13-14 इंजेक्शन लगाए जी और मेरे को 5 लाख रुपए का बिल थमा दिया जी उन्होंने। पैसे थे भुगतान करने के लिए? पैसे नहीं थे जी। पैसे मैंने अपनी 2 मरले अपना जमीन बेची जी। जमीन बेच के मैंने यारों दोस्तों से मैंने पैसे लिए जी। यारों दोस्तों से पैसे लेके मैंने हॉस्पिटल का बिल दिया। उनका पैसा उतारने के लिए मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, मैंने अपना जमीन बेच के उनके पैसे दिए। हॉस्पिटल्स की लूट का शिकार हो रहे मंजीत सिंह अकेले नहीं हैं। चंडीगढ़ के विजयराज गोयल कोरोना पॉजिटिव हुए तो परिवार ने तुरंत बेहतर उपचार के लिए पंचकुला के पारस अस्पताल का रास्ता चुना। 29 दिन तक लगातार अस्पताल की कैंची चलती रही और बिल बना 19 लाख से ऊपर का। मैं इस समय एक घर में मौजूद हूं। विजय कुमार गोयल ये कोविड पॉजिटिव हुए थे। पारस अस्पताल पंचकुला का, जिसकी शिकायत हरियाणा सरकार के पास भी पहुंची है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको यहां पर फोकस जरूर करके दिखाए। 19,09,260 रुपए का ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतना खर्चा, जबकि सरकारी रेट तय है। 18,000 रुपया सरकार की ओर से तय किया गया है जो अस्पतालों का जो बिल है उसको लेकर। मेरे साथ पीयूष गोयल, विजय कुमार गोयल जी के बेटे हैं। पीयूष, कब पापा एडमिट हुए थे और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रही, किस तरह से लूट का कारोबार जो है उसकी शुरुआत हुई थी? सर, पापा एडमिट हुए थे 8 अप्रैल को। तो उनकी जो तबीयत थी वो वैसे तो यहाँ से तो नॉर्मल गए थे वो, बट उनकी तबीयत हॉस्पिटल में जाके 2-3 दिन बाद ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। वो जब यहाँ से गए थे तो नॉर्मल थे। 2 दिन बाद उनको जो है ऑक्सीजन सपोर्ट लगाई थी थोड़ी बहुत। फिर धीरे धीरे करके जब उनको सेकंड डे उन्होंने कोरोना नेगेटिव कर दिया पापा को, तो उन्होंने सेकंड डे उनको नीचे आईसीयू में शिफ्ट करके, तो वहाँ से उन्होंने कहा जी इनको उससे एनआईवी की जो है ज़रूरत पड़े, एनआईवी मास्क की। तो उन्होंने जो है फिर पापा को 2 या 3 दिन जो है बाईपैप पे भी रखा। तो उसके अंदर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तो उन्होंने फिर एक बात और हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक हेलमेट मास्क वगैरह आता है, तो आप जो है वो अरेंज कर लीजिए, हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है। तो देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कोविड की दिक्कतों के चलते इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सभी लोग, उनके समर्थक, उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए दिल छू देने वाली कविता लिखी। इसमें उन्होंने अपने पिता को फाइटर बताया है और लिखा है कि वो जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। आरुषि ने इस कविता में अपने बचपन और पिता के साथ उनकी यादों को संजोया है। कविता की आखिरी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैंने अपने जीवन में आपसे सीखा है। दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं आप, हर संघर्ष आपके सामने फीका है। तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी दुनिया जीने की वजह तुम हो।
प्रियल निशंक के लिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैंने अपने जीवन में आपसे सीखा है। दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं आप, हर संघर्ष आपके सामने फीका है। आरुषि निशंक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।